तो उनमें फिर बच्चे क्या होते थे, बड़े क्रूप या किसी तरह की विकलांगता, अपंगता के साथ पैदा होने लगे। तो इस चीज़ को हमारे यहाँ पहले ही जानते थे, इसलिए यहाँ पे गोत्र परंपराएँ लागू की गई है। नमस्ते, आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। अभी हम तृतीय अध्याय में हैं और पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था कि समावर्तन के बाद गुरु की आज्ञा से अब विवाह कर सकते हैं। तो विवाह के लिए क्या नियम है? असपिंडा च या मातुर्स गोत्रा च या पितुः सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्मणि मैथुन है। जो कन्या वर की माता से लेकर उसकी पिछली 6 पीढ़ियों के अंदर ना हो। क्या बोल रहे हैं कि जो लड़का है उसकी माँ की पिछली 6 पीढ़ियों से बिलोंगिंग ना हो और जो वर के पिता की के गोत्र की ना हो। अपने गोत्र में तो करना ही नहीं है, ठीक है। प्लस क्या बोल रहा है कि आप अपने मामा के गोत्र में नहीं कर सकते, फिर आपकी जो नानी आई है उसके गोत्र से नहीं कर सकते, फिर उनकी जो माता है उनके गोत्र से नहीं कर। तो ऐसे 6 पीढ़ी आपको जाना है, ठीक है। वह कन्या द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जनों को और 4 वर्णों के विवाह विधान में पठित होने से शूद्र वर्ण के जनों के विवाह कर्म में भी पत्नी बनाने के लिए तथा रति कर्म और संतान उत्पत्ति के लिए अति उत्तम मानी गई है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि अपने गोत्र में करनी नहीं है, प्लस माता का जो गोत्र है उसमें भी पीछे 6 पीढ़ियों तक का उसमें से हम नहीं कर सकते। और ये नियम क्या है, सभी के लिए है। तो ये जो गोत्र सिस्टम है ना हमारा, ये बहुत अच्छा है। आज के डेट में भी ये, अब तो साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं ना कि जो जो जेनेटिकल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, है ना, तो जैसे क्या होते थे पहले, कुछ कुछ घरानों में अपना जेनेटिकल ऑर्डर को, अपना जीन्स को कंजर्व रखने के लिए क्या होते थे, फैमिली में ही शादी होती थी। तो उनमें फिर बच्चे क्या होते थे, बड़े क्रूप या किसी तरह की विकलांगता, अपंगता के साथ पैदा होने लगे। तो इस चीज को हमारे यहाँ पहले ही जानते थे, इसलिए यहाँ पे गोत्र परंपराएं लागू की गई है। तो इन गोत्र परंपराओं को ध्यान रख के अगर नहीं करते हैं तो हमें ये जो जेनेटिकल डिसऑर्डर की जो बीमारियां हैं वो नहीं आती। और आज के डेट में जैसे पाकिस्तान ले सकते हैं, हमारा पड़ोसी देश है ना, तो वहाँ पे क्या है, वो अपने धार्मिक, अपने मजहबी मान्यताओं के कारण क्या होता है कि वो फैमिली के अंदर ही शादियां कर लेते हैं। इस कारण क्या होता है, उनमें जेनेटिकल डिसऑर्डर की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो ये हमारे यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है कि जेनेटिकल डिसऑर्डर को दूर रखने के लिए गोत्र परंपराएं हम लोग फॉलो करते हैं। और अपने गोत्र में तो आप करोगे ही नहीं, और फिर आप अपने मामा के गोत्र में भी नहीं करोगे। तो इससे क्या होता है, जो जेनेटिकल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम्स है वो काफी हद तक बच जाती है। तो अब किस किस तरह की फैमिलीज से विवाह संबंध नहीं बनाना चाहिए। माँ अंतयपि समृद्धानि गो अजा विधान धान्यतः स्त्री संबंधे दशतानि कुलानि परिवर्जयेत। गाय, बकरी, भेड़, धन आदि से संपन्न और बड़े से बड़े भी हों तो भी, क्या बोल रहे हैं कि आप जिन परिवार से रिश्ता करने जा रहे हैं वो अगर कितने भी अमीर हों, उनके पास इतनी संपत्ति हो, बहुत सारे गाय, बैल, बकरी, सोना चांदी, धन, है ना, धन अन्न जमीन जायदाद हो, फिर भी आगे के श्लोक में वर्णित 10 कुलों को विवाह का संबंध करते समय दोनों ओर से छोड़ देवे। ठीक है, आगे कुछ 10 कुलों के बारे में बता रहे हैं जिसको हम दोनों साइड से, अगर स्त्री मतलब जो कन्या पक्ष है उसमें भी अगर ऐसे मिल रहा है तो छोड़ देंगे, और कन्या पक्ष वाले भी जो वर पक्ष है उसकी तरफ में अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वो भी छोड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, जैसे बोलते हैं ना कि कन्या पक्ष वालों को कोई अधिकार ही नहीं होता है, तो यहाँ पे तो वो बात नहीं आ रही है। इसमें दोनों पक्षों के लिए बोला गया है कि आपको भी अगर उनके यहाँ इस चीजें मिलेगी तो आप नहीं करना विवाह, है ना, कन्या पक्ष को भी है और वर पक्ष को भी है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, इसका ऋषि अर्थ देखते हैं। विवाह में नीचे लिखे हुए 10 कुल, चाहे वे गाय आदि पशुधन और धान्य से कितने ही बड़े हों, उन कुलों की
कन्याओं के साथ विवाह ना करें। अब वो 10 कुल कौन कौन से? हीन किर्यम निष्पुरुषम निश्छंदो रोमशार्षशम क्षया मया व्यपस्मा सवित्री कुष्ठ कुलानिच। जिस कुल में हीन कर्म शास्त्र विरुद्ध कर्म किए जाते हैं, जिन जिन कुलों में क्या है, शास्त्र विरुद्ध कर्म किए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आज की डेट में आप ले सकते हो कि मांस मदिरा का भोग ये हमारे शास्त्रों में अलाउड नहीं है, और ऐसा कोई फैमिली है तो आप छोड़ सकते हैं। फिर आगे, उत्तम पुरुषों से रहित उसके घर में, उनके फैमिली में कोई भी बहुत अच्छा पढ़ा लिखा सभ्य सुसज्जित जिसका समाज में बहुत सम्मान हो, ऐसा एक भी व्यक्ति ना हो, तो ऐसा कुल भी छोड़ना चाहिए। वेदादि के अध्ययन से रहित, आज के डेट में हम अच्छी शिक्षा प्राप्त ना हो उसके परिवार में कोई, शरीर पर बड़े बड़े लोम हो, मतलब जो रोम होते हैं ना, रोए शरीर के बहुत बड़े बड़े हों, ऐसा परिवार भी छोड़ना चाहिए। असाध्य बवासीर का रोग वंशागत हो, अगर बवासीर का रोग है ना, पाइल्स है, और वो भी क्या है, जेनेटिकल है, वंशागत है, कि अगर उसके घर में बड़ों को है तो आने वाले संतान को भी, संतति को भी हो सकता है, ऐसी फैमिली छोड़े। असाध्य क्षय रोग, क्षय रोग मतलब आज के डेट में उसको ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बोलते हैं। मंद अग्नि, डायबिटीज, मिर्गी, श्वेत कुष्ठ, ठीक है, गलित कुष्ठ, ये रोग जिस कुल में अनुवांशिक हो, जिनमें ये बीमारियां क्या है, जेनेटिकल है, पहले से मतलब उनकी फैमिली में है, और ऐसा चांस बहुत ज्यादा देखा गया उनकी फैमिली में कि आने वाली संतान में भी ये पहुंचता ही है। जिस कुल में अनुवांशिक हो उस कन्या कुल को और वर कुल को छोड़ देवे। अगर कन्या कुल वाले देख रहे हैं, लड़का देख रहे हैं, तो वो भी लड़कों में अगर ऐसा फैमिली मिल रहा है तो छोड़ दे, और लड़के वाले अगर देख रहे हैं तो वो भी ऐसी लड़की की फैमिली को छोड़ दे, इसमें रिश्ता ना करें। एक बार इसको फिर से देखते हैं, दोहराते हैं कि वे 10 कुल ये हैं, एक जिस कुल में उत्तम क्रिया ना हो, जहाँ पे अच्छे संस्कार नहीं, अच्छा कल्चर नहीं है वो। दूसरा, जिस कुल में कोई भी उत्तम पुरुष ना हो, एटलीस्ट एक ना एक ऐसा होना चाहिए उसके परिवार में व्यक्ति जो अच्छा पढ़ा लिखा हो, सभ्य हो, सुसंस्कृत हो, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, जो अपने घर में बच्चे होते हैं ना, उनको अच्छे संस्कार देने का पूरा प्रयास करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति उसके घर में होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो होना चाहिए। तीसरा, जिस कुल में कोई विद्वान ना हो। चौथा, जिस कुल में शरीर के ऊपर बड़े बड़े रोम हो। पांचवा, जिस कुल में बवासीर हो। छठा, जिस कुल में क्षय जो टीबी है रोग हो। सातवां, जिस कुल में अग्निमंदता से अमाशय रोग हो। आठवां, जिस कुल में मिर्गी रोग हो। नौवां, जिस कुल में श्वेत कुष्ठ हो। और 10वां, जिस कुल में गलित कुष्ठ आदि रोग हो। उन कुलों की कन्या अथवा उन कुलों के पुरुषों से विवाह कभी ना करे। इसमें भी क्या बोला है कि जिनके में अनुवांशिक हो, अगर मान लो किसी को पर्टिकुलर टाइम के लिए हो गया कि इन कांटेक्ट, जैसे क्या ये कुष्ठ वाला है ना, तो किसी कांटेक्ट में आने से वो हो गया, तो इसमें ये इसीलिए पहले डिफाइन किया है कि अनुवांशिक अगर है तब, अगर अनुवांशिक नहीं है तो पहले वो इलाज करवा ले अपना, पूरा ठीक हो जाए, उसके बाद कर सकता है वो। अगर अनुवांशिक है तो फिर ऑब्वियसली उनको छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ देखो कितना सब चीज डिफाइन है ना, मनु महाराज ने सब चीज डिफाइन करके रखा है। और देखो विवाह का जो आजकल ये थॉट प्रोसेस है कि विवाह करने से सिर्फ सेक्स मिलेगा, ये बिल्कुल गलत थॉट है। हमारे यहाँ क्या है, विवाह मतलब अच्छी संतान उत्पन्न करने के लिए, और अच्छी संतान उत्पन्न तब होंगे जब उसके माता पिता अच्छे होंगे, अच्छे शरीर वाले, अच्छी बुद्धि वाले, अच्छे गुणों वाले, अच्छे संस्कार वाले। इसलिए इन सारी चीजों को देखा जा रहा है। अब विवाह में अप्रशस्त कन्या मतलब जिनको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। नो द्वेहेत पिलाम कन्याम ना अधिकांगी ना रोगिण ना लोमिकाम नाति लोमाम ना वाचटम ना पिंगलाम न ऋक्ष वृक्ष दिनानमी नानत्य पर्वत नामिकाम न पक्ष ही प्रेष्य नामनिम न च भीषणामिकाम। किसी रोग के कारण जो अत्यधिक भूरे रंग की अर्थात श्वेत कुष्ठ के समान वर्ण वाली हो, किसी भी तरह की बीमारी से अगर उसका शरीर का रंग चट्टेदार हो जाता है ना, या फिर
काले धब्बे बन जाते हैं, ऐसा हो। ना अधिक अंगों वाली, ठीक है, जैसे किसी की क्या होते हैं 6 उंगली हो जाते हैं, है ना, ऐसे वाली भी नहीं होनी चाहिए। पुरुषों की तुलना में असंतुलित विशाल शरीर वाली, ठीक है। अच्छा, इस चीज को तो आज भी देखते हैं कि लड़का अगर ठीक ठाक शेप का है तो उसके लिए भारी भरकम तो महिला लाते नहीं है ना, और लड़का एकदम भारी भरकम है तो उसके लिए पतली दुबली लड़की भी नहीं लाते हैं, ठीक। ना सदा रोगी रहने वाली, अच्छा, स्त्री का ये बहुत जरूरी है कि वो रोगी ना हो, ठीक है, गर्भधारण के समय ये बहुत जरूरी है, मतलब स्त्री पुरुष दोनों के लिए चाहिए। ना सदा रोगी रहने वाली हो, ना नितांत रोम रहित, मतलब उसके शरीर पे एक भी बाल ना हो, ऐसे भी नहीं होने चाहिए। ना शरीर पर बड़े बड़े रोम वाली या फिर लंबे लंबे बाल वाले भी ना हो। ना अनाप शनाप या अमर्यादित बोलने वाली, कहीं भी कुछ भी बड़बड़ कर किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा गाली एकदम, है ना, आजकल जो टीवी में फेमिनिज्म वाली लड़कियां दिखाती है उस टाइप की बिल्कुल ना हो। हाँ, अनाप शनाप या अमर्यादित बोलने वाली, किसी रोग के कारण ना पीले रंग वाली, कुछ लोगों को क्या होता है बीमारी का, जैसे जॉन्डिस होने पे क्या होता है पीला पीला दिखता है वो। कन्या को विवाह के लिए स्वीकार करें, ऐसी कन्या को हमको विवाह के लिए स्वीकार नहीं करना है। अब उसके बाद फिर नामों के भी का भी नियम है कि ना नक्षत्र वृक्ष नदी नाम वाली, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नक्षत्र वृक्ष नदी नाम वाली, ना मलेच्छ भाषा के और ना पर्वतवाची नाम वाली। अच्छा, मलेच्छ भाषा के जैसे आजकल क्या होता है, एक आध नाम सुनने मिलता है ना कि माहिरा शर्मा, है ना, कियारा आडवाणी, अब ये तो हमारे शुद्ध भाषाओं के तो नाम है नहीं, है ना, पिंकी, चिंकी, इस टाइप के नाम नहीं होने चाहिए। ना मलेच्छ भाषा के और ना पर्वतवाची नाम वाली, ना पक्षी सांप अधीन वाचक के नाम वाली, और ना भयंकर नाम वाली कन्या से विवाह करें। ये विवाह के अप्रशस्त अप्रशंसनीय है, मतलब इनको ये उतने मतलब शास्त्र विरुद्ध माने जाते हैं। अब आगे देखते हैं ऋषि अर्थ इसमें क्या है। पीले वर्ण वाली, अधिक अंग वाली, जैसे 6 उंगली आदि, रोगवती, जिसके शरीर पर कुछ भी रोम ना हो और जिसके शरीर पर बड़े बड़े रोम हो, व्यर्थ अधिक बोलने वाली, जिसके पीले बिल्ली के सदृश नेत्र हों। कई लड़कों को उस वैसे आंख वाली लड़की अच्छी लगती है जिनकी आंखें पीली या भूरी होती है, वैसे नेत्र वाली नहीं। तथा जिस कन्या का वृक्ष नक्षत्र पर नाम अर्थात रेवती रोहिणी इत्यादि, वृक्ष चंपा चमेली आदि, नदी जिसका गंगा यमुना इत्यादि, अंत्य चांडाली आदि, पर्वत जिसका विंध्याचल इत्यादि, पक्षी अर्थात कोकिला हंसा इत्यादि, अहि अर्थात उर्गा भोगनी इत्यादि, प्रेष्य दासी इत्यादि, और जिस कन्या का कालिका चंडिका इत्यादि नाम हो उससे विवाह ना करें। नाम भी क्या है, थोड़ा भयंकर भी नहीं होना चाहिए और पहले से जो स्थापित चीजें हैं, है ना, वैसी नाम वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि बोल चाल भी क्या होता है कि जैसे किसी का नाम कोकिला है ना, और लेकिन उसकी बातें बिल्कुल कर्कश हो, तो ये बोल चाल में अरे वो कोकिला बहुत काय काय करती रहती है, तो लोगों को अजीब लगेगा, कोकिला मतलब जो कोयल है वो काय काय कौवा जैसे क्यों कर रही है। तो इसमें क्या है, सिर्फ बोल चाल में दिक्कत आती है। तो इस तरह से जो पहले से स्थापित नाम वाली चीजें हैं वो नाम वाली कन्या ना हो, और एकदम भारी भरकम जैसे यहाँ पे कालिका चंडिका इस टाइप का नाम दिया है ना, वो बहुत दमदार भयानक नाम वाली, ऐसे नाम वाली भी ना हो। तो आज यहाँ पर हम लोग इसको समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम लोग देखेंगे विवाह के प्रकार, है ना, कि विश्व में या किसी भी काल में कितने तरह के विवाह हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए इसे एक बार अच्छे से, है ना, और यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। आज इतने में समाप्त करते हैं। नमस्ते। हमारे वीडियो को देखते हुए
यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।